हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए मीरा जी दर्द से करा रही थी। छोटी बहू ममता वैसे तो अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं सास के पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई के काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए। मीरा जी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी ममता के तन बदन में ईर्ष्या से आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर दो, गुण तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ था। मोबाइल चलाते हुए उसके पति रमन ने तिरछी निगाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं, इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। जिसे देखो रश्मि बहू, रश्मि भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि रश्मि भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। ओह, तो ये बात है, मैडम को ईर्ष्या हो रही है। चुप रहिए आप, मैं भला उनसे ईर्ष्या क्यों करूं? उनमें ऐसा क्या है? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप सबको उसमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ को तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ाने वाली बात सुनकर अब ममता और ज़्यादा चिढ़ गई थी। रमन भी बात न बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों ममता को अपनी जेठानी रश्मि से शुरू से ही ईर्ष्या होती थी, जबकि रश्मि ने कभी भी अपने बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। रश्मि ममता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब रश्मि का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन ममता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। मीरा जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज़ सुनकर रमन ने ममता को झकझोरते हुए उठाया। ममता, कितनी देर हो गई और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी हैं। ममता ने बोला, हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए ममता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। मीरा जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह सब्जी रोटी खाने की आदत है। रश्मि बहू तो रोज रोटी और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही ममता बोल पड़ी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। मीरा जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें ममता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 रोटी बना दी। अगले दिन ममता की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, रश्मि भाभी अभी तक नहीं आई क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार ममता भाभी आ गई हैं तो ऐसा लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई हैं। मुस्कुराते हुए ननद रीता बोली। 2 दिन बाद रीता वापस जा रही थी तो मीरा जी ममता से बोली, छोटी बहू, रीता ससुराल जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। रश्मि होती
तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए दे दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। ममता मुंह बनाते हुए बोली। रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर रीता ने बात को टालना चाहा। मीरा जी को ममता से ये उम्मीद नहीं थी। वह आज बोल पड़ी। छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम में और रश्मि में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त रश्मि बहू क्यों करती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने संगीता की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त रश्मि बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े संगीता की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। रमन को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी रश्मि बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकालकर रमन को पकड़ा दिए। ये बात भी जब रमन का काम चल पड़ा तो रमन ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल परिवार होता है। नहीं तो परिवार को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। यह सब सुनकर ममता की नज़रें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। ममता के दिल से रश्मि के प्रति ईर्ष्या खत्म हो गई। अगले दिन रश्मि मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। आज ममता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए ईर्ष्या नहीं, सम्मान नज़र आ रहा था। तो दोस्तों, आपको ये देवरानी जेठानी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।